हाय एवरीवन। सो आज HTTP स्टेटस कोड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। HTTP स्टेटस कोड होता क्या है? देखो, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना सर्वर को, तो सर्वर उसको रिस्पांस देता है। अब वो रिस्पांस के साथ साथ HTTP स्टेटस कोड भी देता है। ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो 1 के बाद XX यानी 1 के बाद और भी कुछ हो सकता है, या 2 के बाद XX यानी 200 हो सकता है, 201 हो सकता है, 3XX हो सकता है, 4XX हो सकता है, 5XX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, वो है 200 ओके। इसमें क्या होता है ना कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया सर्वर को, और सर्वर ने प्रोसेस किया उसको, और उसने रिस्पांस दे दिया क्लाइंट को। सिंपल। लेकिन 201 में क्या होता है, एकदम सेम होता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया सर्वर को और सर्वर ने प्रोसेस करके रिस्पांस दे दिया। लेकिन डिफरेंस ये है ना कि 201 में एक नया रिसोर्स क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कोई यूज़र आ रहा था, तो आपने उस यूज़र को रजिस्टर करवा दिया। अब आपने यूज़र को रजिस्टर करवा दिया तो एक नया रिसोर्स क्रिएट हुआ है ना, नया यूज़र आया है। तो इसलिए 201 में एक नया रिसोर्स क्रिएट होता है, लेकिन 200 में कोई न्यू रिसोर्स नहीं क्रिएट होता है। ऐसा हो सकता है कि 200 में कोई एग्जिस्टिंग यूज़र को ही क्लाइंट गेट कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड मेन इंपॉर्टेंट की, वो है 400 बैड रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है ना कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट मारता है तो कुछ तो चीज़ ऐसी मिसिंग होती है जो सर्वर जिसकी वजह से उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। यानी सर्वर को कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए क्लाइंट के रिक्वेस्ट में जो कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट में है ही नहीं। इसलिए वो सर्वर उसको बैड रिक्वेस्ट थ्रो कर देता है और वो उसको प्रोसेस नहीं करता क्योंकि बैड रिक्वेस्ट है। फिर आता है 401 अनऑथोराइज। इसमें ये होता है ना कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है ना सर्वर को, वो एक्चुअली में ऑथोराइज नहीं है। यानी उसका टोकन वैलिड नहीं होगा, या और भी जिस हिसाब से भी आपने लगाया होगा सिक्योरिटी फंक्शन, उस हिसाब से वो पर्सन अनऑथोराइज है। इसकी वजह से वो वापस सर्वर रिस्पॉन्स प्रोसेस ही नहीं करता है, तो वो डायरेक्ट अनऑथोराइज थ्रो कर देता है। फिर आता है 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन में क्या होता है ना कि जो भी यूज़र है, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, वो एक्चुअली में है तो ऑथराइज, मगर वो पर्सन एक्चुअली में वो है तो ऑथेंटिकेटेड पर्सन, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है। यानी वो ऐसा पर्सन नहीं है कि जो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को गेट कर सके। फॉर एग्जांपल सपोज देखो, अगर एक वेबसाइट है जिसके अंदर एडमिन है, तो एडमिन तो सब कुछ गेट कर सकता है, लेकिन यूज़र हर चीज़ गेट नहीं कर सकता। यूज़र हर किसी की सैलरी नहीं देख सकता, एडमिन देख सकता है। तो अगर यूज़र सैलरी देखने के लिए कोई API कॉल करता है, तो वहाँ पर क्या करता है ना, सर्वर 403 फॉरबिडन थ्रो कर देता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जो ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है। फिर आता है 404 नॉट फाउंड। ये एक्चुअली में तब होता है ना जब URL कभी कभार एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, है ना। आपने पोस्टमैन में ट्राई कर रहे हो कोई API हिट करने का, लेकिन आपने API की डेफिनेशन सही नहीं लिखी है, तो उसकी वजह से 404 नॉट फाउंड आ जाता है। फिर एक मेन जो इम्पोर्टेंट है, वो है 500 इंटरनल सर्वर एरर। इसमें क्या होता है कि सर्वर की तरफ से कोई एरर होता है, यानी ना रिक्वेस्ट में कोई इशू है, ना ही बैकएंड के कोड में इशू है, मगर सर्वर के साइड में जहाँ पे आपने वेबसाइट को होस्ट किया है, वहाँ पे कोई तो इशू आ रहा है। अब वो इशू कुछ भी हो सकता है। ये एक जेनरिक टर्म है 40500। ठीक है। एक 502 बैड गेटवे भी होता है, तो उससे और भी चीज़ें पता लगती है।